पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। भारत लाइव में खेल समझिए में आज समझेंगे जो एनडीए जो 9 सीट हारी पिछली बार के मुकाबले, उस 9 सीटों पर कोई यादव मुस्लिम वोटर नहीं था। यादव मुस्लिम के वोट से बीजेपी या कहें जेडीयू के लोग नहीं हारे या आरएलएम के, ये हारी बीजेपी के ही अपने कैडर वोट से। हम आप पूरी तरह से समझेंगे, बाबा से भी समझेंगे, बाबा भी समझाएंगे दर्शकों को कि आखिर ये जो अंतिम फेज का जो था, और पहले फेज में औरंगाबाद और अंतिम फेज का 6 मतलब पाटलिपुत्रा, आरा, सासाराम, बक्सर, काराकाट, इन सब चीज़ों पर कहीं भी ज़्यादा मुस्लिम फैक्टर काम नहीं किया। काम किया एनडीए का अपना कैडर वोट। बाबा बताइए किस तरह से हम लोग ये बात कर रहे हैं जो यादव और मुस्लिम ने इनको नहीं हराया, इनको बीजेपी के ही कैडर वोट ने हराया। देखिए, हम ये बातें भी अभी पूरी तरह से स्थापित नहीं कर सकेंगे कि कैडर वोट ने हराया, लेकिन एक ऐसा चक्रव्यूह रचा गया है जिस चक्रव्यूह से निकालना और ये बताना कि आखिर 9 सीटों पे क्यों हार हुई। हालांकि जब आप मैदान में उतरते हैं तो हार और जीत होती है, हाँ। लेकिन आप इतना कॉन्फिडेंस के साथ हैं, आप ये दावा कर रहे हैं कि 10 साल में हमने बहुत कुछ किया है। इसके अलावा जहां आपको पहले से सीटें नहीं आ रही थी वहां आपने बढ़त हासिल किया, तो जहां सीटें आपको आ रही थी वहां क्यों पिछड़े। अगर बिहार की बात करें तो सिर्फ बिहार तक हम सीमित नहीं हैं। बिहार ने तो कमोबेश आप ये मान के चलिए कि 9 ही सीट पर आपको हराया, लेकिन उत्तर प्रदेश और बंगाल ने तो आपको पूरी तरह से साफ कर दिया। आप आधा आधा पर आकर अटक गए। जब बिहार की बात हम करने निकलते हैं तो बिहार की बात में आप पहले चरण से लेकर के और अंतिम चरण तक आ जाइए, 7वें चरण तक। सबसे ज़्यादा डैमेज कहाँ हुए हैं? 7वें चरण। 7वें चरण में। 7वें चरण में कितने सीटों पे डैमेज हुए हैं? 6 सीटों पे। दैट मीन्स कि 9 में से 6 सीटें तो एक ही चरण में आप हार गए। में इसका मतलब था कि जो पहले लड़ाई आप लड़ रहे थे उस लड़ाई में आप मजबूत थे, लेकिन आपने अपनी लड़ाई अपने कमजोर कर दी। या तो आपका ओवर कॉन्फिडेंट, या फिर समीकरणों को बिठाने में आप गड़बड़ा गए, या फिर सामंजस्य जो आपका बैठाया हुआ था उस सामंजस्य को आप संभाल नहीं पाए। इसमें भारतीय जनता पार्टी को अगर दोष दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी की कमियों को निकाला जाए, तो इतनी सारी कमियां निकल रही हैं कि सारे इनपुट को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने मन से अपनी नीतियों पे काम किया। अब तक भारतीय जनता पार्टी 2019 की बात कर ले, 2020 की बात कर ले, या उससे पहले की बात कर ले, 2005 से लेकर के 2024 तक की जितने भी चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार पर आश्रित थी और नीतीश कुमार की नीतियों पे काम करती थी। लेकिन यहाँ आकर के भारतीय जनता पार्टी, जब नीतीश कुमार दोबारा एनडीए में शिफ्ट किए, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को छोटा भाई बनाने के पैर में पड़ गई। और यही कारण था कि 1 सीटें कम देकर के उनको छोटा भाई बनाने की कोशिश की गई। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने 1 सीट कम दे करके उस समय किया 122 सीट लेकर के अपने और 121 सीट देकर के अपने आप को बड़ा भाई साबित किया था। तो ये बातें भारतीय जनता पार्टी ने किया तो जरूर था, भारतीय जनता पार्टी को पूरी सफलता भी मिल रही थी, लेकिन अगर शुरू से आप उठा के देख लें तो आप सीधे चले आइए दूसरे चरण के चुनाव में। दूसरे चरण में नीतीश कुमार को लड़ना था और नीतीश कुमार की अधिकांश सीट, मतलब 5 की 5 सीट नीतीश कुमार के खाते में ही थी, जिसमें से नीतीश कुमार 3 सीटें हार गए हैं। कौन कौन सी? कटिहार, हाँ। किशनगंज और पूर्णिया। ठीक, ये 3 सीट नीतीश कुमार हार गए। दैट मीन्स कि हम यहाँ कह रहे थे कि नीतीश कुमार कमजोर कड़ी हैं। तो यहाँ तो एक मुस्लिम वोटर फैक्टर है, लेकिन जो 7वें चरण में तो मुस्लिम और यादव फैक्टर था ही नहीं। निश्चित रूप से मैं उसी जगह पर आ रहा था। हाँ। कि ये जो क्षेत्र है सीमांचल का क्षेत्र है, यहाँ कई सारे फैक्टर हैं। आप यहाँ ये नहीं कह सकते हैं कि पूर्णिया में जनता दल यूनाइटेड हारी है। यहाँ आपको ये कहना होगा कि यहाँ तो राष्ट्रीय जनता दल हारी है। तेजस्वी यादव का वहाँ कैंप करना, हार गए। 7वें चरण में नरेंद्र मोदी का कैंप करना, हारे क्या, जमानत जब्त हो गई। जमानत जब्त हो गई निश्चित रूप से। और वही परिस्थितियां इधर भी बनी हैं। जब आंकड़ों की बात हम करेंगे तो निश्चित रूप से समझ में आएगा। नरेंद्र मोदी ने जो पिछले 10 साल में जो एरोगेंसी दिखलाई है, उनकी टीम ने जिस तरह से डोमिनेट किया है, आपने देखा होगा एक छोटे से कार्यकर्ता को भी वो अपने आप को नरेंद्र मोदी समझता है। ये बुरी बात नहीं है, लेकिन इसको आप कॉन्टेस्ट में किस तरह से लेते हैं, किस कॉन्टेस्ट में लेते हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
इन सारी बातों को जब कटिहार में हम आते हैं, कार्यकर्ता अपने आप को नरेंद्र मोदी समझता है, लेकिन उनके जो नुमाइंदे हैं, जो सांसद हैं, वो अपने आप को नरेंद्र मोदी से ऊपर समझते हैं। आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये सारे लोग, जैसे कटिहार की हम बात अगर शुरू करते हैं, हम जो 3 सीटें पहले हारे, हम पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। पहला तो एक शायद औरंगाबाद तो फर्स्ट राउंड की बात फर्स्ट है। राउंड में वो, और औरंगाबाद की हार, एक उस हार को आप दूसरे परिप्रेक्ष्य में ले सकते हैं, उसकी एक अलग कहानी है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम नीतीश कुमार की 3 सीटों की चर्चा इसलिए करना जरूरी समझ रहे हैं कि 7वें चरण में एकमात्र सीट पर नीतीश कुमार लड़े थे और वो जीते। 7वें चरण में 1 सीट पर नीतीश कुमार नालंदा लड़े और वो जीते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर लड़ करके सभी सीटें हार गई। यानी कि आप मान के चलिए कि जो उपेंद्र कुशवाहा भी लड़ रहे थे, तो वो अपने लिए नहीं लड़ रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए की तरफ से लड़ रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के भरोसे पर लड़ रहे थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भरोसे पर लड़ने का कारण हो गया था कि पवन सिंह को वहां उतार दिया गया था। इसको लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने बहुत सारी बातें कही। और एक खुशी की बात यह नजर आ रही है कि जब ये खबर हम कर रहे हैं और हमारी जनता जब खबर देख रही होगी, भारत लाइव के व्यूअर देख रहे होंगे, तो हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा को गिफ्ट, बहुत बड़ा गिफ्ट नरेंद्र मोदी दे जी, इसलिए कि मंत्रिमंडल में उनको शामिल करने की भी कवायद चल रही है। तो एक सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि चलिए हारे या जीते, लेकिन जिस मकसद से वो चुनाव लड़े, वो मकसद लगभग उस समाज का पूरा होता नजर आ रहा है। कटिहार की बात करें तो कटिहार में दुलाल चंद गोस्वामी से जब हमारी बातचीत हुई और तारिक अनवर से बातचीत हुई, ये वही तारिक अनवर है जो साल के 365 दिन दिल्ली में रहते हैं। 5 साल में ये मात्र 1 महीना के लिए बिहार आते हैं, वो भी हेलीकॉप्टर से आते हैं, नॉमिनेशन करते हैं और फिर हेलीकॉप्टर से दिल्ली चले जाते हैं। जब सब काम हो जाता है, सिंबल अलॉटमेंट हो जाता है, इनका सब कुछ तैयारी खत्म हो जाती है, जब चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तब ये चुनाव प्रचार में उतरते हैं। और उसी बीच में वहाँ के लोगों से इतना ज़्यादा, इस बार एक बहुत बड़ी बात हुई थी कि मुस्लिम समुदाय जो है वो बहुत एग्रेसिव वोट कर रहा था। इसके कारण कटिहार में सब कुछ रहते हुए और कहीं ना कहीं कटिहार में जो हार हुई जनता दल यूनाइटेड की 9 सीटों में से 1 सीट, जो पहला सीट हम बता रहे हैं, इस सीट पर हार का कारण था कि सामंजस्य की कमी थी। यहाँ जदयू और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सामंजस्य की कमी थी, जिसके कारण आरएसएस ने पूरी तरह से अपना हाथ खींच लिया था। ये भी एक बड़ा फैक्टर था, क्योंकि इन क्षेत्रों में आरएसएस का एक अपना सर्वे है, उस सर्वे के आधार पर जीत हार होता है। आपने देखा कि अररिया में भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, जहाँ 67% वोटर है, और जहाँ पर 57% वोटर है कटिहार में, वहाँ नीतीश कुमार हार जाते हैं। आगे अगर बात करें तो ये हार जीत का आंकड़ा 49,000 से वोट से है, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है। पिछली बार भी हार जीत का आंकड़ा लगभग इसी के आसपास था। किशनगंज की बात करें तो किशनगंज में हम पहले से चर्चा कर रहे थे कि लड़ाई कॉन्टेस्ट होगा। यहाँ जितनी सीटें 3 लाख से अधिक वोट लेकर के आए हैं AIMIM, इनको भी साधने में लोग कहीं ना कहीं पीछे रह गए, और यहाँ भी लगभग वही 60,000 के वोट से ही हार जीत हुआ है, 59,000 समथिंग। इसके बाद पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया जिस बात की हम चौंकाने वाली बात कर रहे हैं, यहाँ 23,800 यानी 24,000 के आसपास वोटों से हार जीत हुई है। पप्पू यादव के जीत का जो कारण हुआ, यहाँ तेजस्वी यादव हुए, क्योंकि इस सीट पर यह नहीं कहा जा सकता, हम बार बार कह रहे हैं कि यहाँ एनडीए हारी है, यहाँ हार तेजस्वी यादव की हुई है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी वोट मांगा था एनडीए के लिए, ये सबको याद है। इसके बाद अगर बात हम करते हैं, आपने औरंगाबाद की बात कही, औरंगाबाद में कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का कैडर, आपने जहाँ सीट चेंज किया, आपने छेदी पासवान को हटाया, जो कि हटाने की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ आपने कैंडिडेट को बदल दिया। रिजर्व सीट था, वहाँ छेदी पासवान ऐसा कोई काम नहीं किए थे जिसके चलते उनको हटाया जाए। और खास करके दलितों में एक होता क्या है ना कि दलित वोटर जो हैं वो अपने लोगों के प्रति ज़्यादा एग्रेसिव होकर के वोटिंग देते हैं। सवर्णों का वोट वहाँ मिल ही रहा था आपको, अति पिछड़ा समाज आपके साथ सटा हुआ था, लेकिन आपने कैंडिडेट बदल करके वहाँ एक मौका दे दिया और सासाराम में आप फंस गए। उसके अलावे औरंगाबाद में आपने फंसा दिया पेंच। औरंगाबाद में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि चित्तौड़गढ़ में गैर राजपूत कोई जीत करके आया है, और इसके पीछे की कहानी आप समझ रहे होंगे कि उस पूरे क्षेत्र में जो वर्तमान परिस्थिति है वो ये बता रही है कि वहाँ एक बड़ी जीत है और एक नई एंट्री हुई है। तो ऐसी स्थिति में औरंगाबाद की जो बातें हैं
वो भारतीय जनता पार्टी को बहुत दिनों तक सालेंगी। और इसके साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा को यदि अगर रिवॉर्ड मिलता है तो उसके पीछे भी कारण वो औरंगाबाद की सीट होगी जहां कुशवाहा की एंट्री हो गई है। और कुशवाहा के वोट से वो जीते हैं। बिल्कुल, पवन सिंह का बदला कुशवाहा ने सबसे पहले औरंगाबाद में लिया। निश्चित रूप से शुरुआत तो वहीं से कहानी हो गई थी। हाँ, और उसके बाद उसने बदला लिया, उसके साथ राजपूत भी नाराज हो गए एनडीए से, हालांकि कुशवाहा और राजपूत। हालांकि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात था कि जिस समय ये सब कुछ चल रहा था उस समय सब कुछ हवा हवाई था। उस समय इतनी ज़्यादा पवन सिंह की चर्चा नहीं थी, क्योंकि पवन सिंह के टिकट लौटाने की चर्चा ज़्यादा हो रही थी। और याद होगा आपके सामने ही एक चर्चा में मैंने कहा था कि पवन सिंह ने जिस समय टिकट लौटाया भारतीय जनता पार्टी वहीं कमज़ोर हो गई। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए था जैसे ही टिकट लौटाया वैसे ही उनको अपनी टीम से बाहर कर देना चाहिए था, और जैसे ही बाहर करते सारा खेल खत्म हो जाता, सारा जो बल्ब है ना वो डिफ्यूज़ हो जाता। लेकिन यहाँ आपने उनको मौका दिया फलने फूलने का, पनपने का, और ये जो गुस्सा था वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके बाकी के चरणों में, अगर ये मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार एनडीए का भविष्य बढ़िया था कि पहले चरण में उपेंद्र कुशवाहा का चुनाव नहीं था इस बार, लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा नहीं रहता तो एनडीए हमको लगता है जो 10 तक नहीं पहुंच पाती। बिल्कुल। 2019 में जो एनडीए के कैंडिडेट 4 लाख 5 लाख वोट से जीते थे, इस बार देखिए फिगर 6 सीट ऐसी है जहां उम्मीदवार 2 सीट पर 1 लाख से अधिक वोट से जीते हैं जी, 6 सीट पर 50,000, इसमें भी चौंकाने वाली बात है। 3 सीट पर 25,000। ये जो तथ्य आप बता रहे हैं कि 2 सीटें हैं जहां 1 लाख से ज्यादा वोट से जीत हुई है, तो ये दोनों कैंडिडेट नए हैं, एलजेपी के हैं। ये नहीं सिर्फ एलजेपी के थोड़े हैं, एक तो भारतीय जनता पार्टी के हैं बेगूसराय जो मुजफ्फरपुर से, हाँ, मुजफ्फरपुर से एक सीट जो है वो राजभूषण चौधरी जो है वो जीत करके आए हैं लगभग 2 लाख के आसपास वोटों से। और सबसे इंटरेस्टिंग है एक और फिगर है जी, 4 सीटें ऐसी है जिस पर एनडीए के उम्मीदवार 50,000 से कम वोटों से हारे हैं। ये वही वोटर हैं जो उनके कोर वोटर्स ने उनको वोट देने से इनकार किया। 6 सीटों पे 50,000 से अधिक वोट से हारे हैं और 3 सीटों पे 25,000 के लगभग वोट से हारे हैं। तो ये दो परिस्थितियां जो बन रही है कहीं ना कहीं ये उसी का परिणाम है जो अंत में आकर के नरेंद्र मोदी ने जो अपने बयान दिए, और नरेंद्र मोदी लोगों को अब ये दिमाग में आने लगा था, लोगों को ये मैसेज जाने लगा था, और ये बातें कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक थी भारतीय जनता पार्टी की कि लोग ये कह रहे थे कि तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी को घुटने पर ला दिया। हमने भी कहे जो एक तरह से कहे जो अपनों ने ही दगा दे दिया। बिल्कुल। आनंद मिश्रा जो बीजेपी से टिकट लेने के लिए आतुर थे, उन्होंने प्रचार भी किया, अब वो लाए 47,000 वोट और बीजेपी कैंडिडेट हारी 30,000 से। आप एक और बात समझिए चंदन जी, अगर आनंद मिश्रा के लिए हेमंत विश्व शर्मा को नहीं लाया जाता तो आप देखते कि मिथिलेश तिवारी तीसरे नंबर पे होते हैं, जैसे उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर गए, वहाँ भी माहौल बहुत दूसरे तरह का हो गया था। लेकिन हेमंत विश्व शर्मा ने आकर के सारे मामले को डिफ्यूज़ किया और उसको लेकर के मिथिलेश तिवारी टक्कर में आए। हालांकि मिथिलेश सबसे इंटरेस्टिंग है बाबा, पाटलिपुत्रा सीट पे रामकृपाल यादव को भूमिहार वोट पिछले चुनाव तक मिला जी। विक्रमपालीगंज में वो लगातार लीड करते रहे पिछले 2 चुनाव में। इस बार विक्रमपालीगंज में मीसा भारती लीड कर गई, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? भूमिहारों ने मीसा भारती को वोट दे दिया। निश्चित रूप से परिस्थितियां बहुत बदली और भूमिहारों की नाराजगी भी थी। नाराजगी इसलिए थी कि आपने जहानाबाद में भूमिहार को नहीं दिया, जो जहानाबाद भूमिहारों का गढ़ माना जाता है, वहाँ आपने नहीं दिया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि भूमिहारों को आपने वो स्थान नहीं दिया। भूमिहार इसलिए भी नाराज थे कि मंत्रिमंडल में भी जगह नहीं मिला था। नीतीश कुमार ने भूमिहार को मंत्रिमंडल से बाहर एक बताइए बाबा, जब राजपूत नाराज, कुशवाहा नाराज, भूमिहार नाराज, तो बीजेपी को तो अब होमवर्क करना पड़ेगा 25 के विधानसभा के लिए। बिल्कुल करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। हम बार बार जो कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसमें जातीय समीकरण को साधना पड़ेगा। और हम बता रहे हैं कि 6 सीटें हो सकता है कि 6 सांसदों को बिहार से बनाया जाए मंत्री, लेकिन हम ये भी आपको बता रहे हैं 8 कि चल रही है, 10 तक हो सकता है। 10 तक चल जाकर 10 तक ये आंकड़ा हो एक मल्लाह की भी बात चल रही है जी, 10 तक ये आंकड़ा हो सकता है। और एक मात्र माला जीत करके गए हैं राजभूषण निषाद। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि परिस्थितियां कहाँ जा रही हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो पाटलिपुत्रा की आपने बात की, अक्सर जब भी हार हुई है मीसा भारती की तो 50,000 से कम वोटों की, और अगर जीत हुई है तो 82,000 से, 87,000 से 82,000 है जी, 85,000 से ऊपर के 85,000 से ऊपर से हुई है। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि तो नाहक में बदनाम हो गया यादव मुस्लिम। निश्चित रूप से
निश्चित रूप से यादव मुस्लिम तो कोर वोटर है, तो आप जानते हैं। तो वो, हाँ, तो उसके वोट की आशा तो ये लोग करते भी नहीं थे, तो इनका अपना जो वोट बैंक था ना, वो इनको दगा। उसी वोट बैंक को साधने में ये असफल रहे, और इतना ही नहीं, अपने ही वोट बैंक को आपस में उलझा दिया। आप याद होगा आपको कि आर के सिंह ने कहा था कि पवन सिंह पर कार्रवाई होनी चाहिए, और ये जब उन्होंने कहा था उस पर आते आते और कार्रवाई होते होते बहुत देर बहुत, वो तो हमको लगता है तीसरे या चौथे फेज में जी हुआ। ऐसी परिस्थितियां बनी जिस परिस्थिति को लेकर के ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी प्लान करके बैठी है कि 7वें चरण की हमको एक भी सीट नहीं चाहिए, या ऐसा हो सकता था कि 7वें चरण में छोड़िए ना जी, सब सीट तो अपना ही है, अपना ही है। आप यहाँ कई जगह मात खा रहे थे। पहली मात खा रहे थे ये कि आरा से अगर हम शुरुआत करते हैं तो आरा में आर के सिंह को लेकर के लोगों में काम से उनके लोग खुश थे, लेकिन उनके व्यवहार से लोग एरोगेंसी से दुखी थे। पहली बात। दूसरी बात, बक्सर में मिथिलेश तिवारी कैंडिडेट आपके बुरे नहीं थे, लेकिन एक ब्राह्मण को हटा करके जो बाहरी थे और एक दूसरे बाहरी ब्राह्मण को आप ला करके वहाँ बैठा देते हैं, इसकी लोगों को नाराजगी थी। धीरे धीरे करके लोग साथ में जुटना शुरू हुए, लेकिन मन से वो बात नहीं निकाल पाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद काराकट पहुंची आप, तो काराकट में तो सीधी लड़ाई नजर आ रही है कि जितना वोट लेकर के पवन सिंह आए हैं, अगर ये पवन सिंह नहीं होते तो ये वोट तो कहाँ जाना था, उपेंद्र कुशवाहा बच्चा जानता है कहाँ जाना था। यानी कि यहाँ जीत जो है 2 लाख से जो बता रहे थे उपेंद्र कुशवाहा के 2 लाख से जीतेंगे, मैंने तो 1 लाख अंदाजा किया था कि अगर पवन सिंह का वोट 1 लाख से नीचे होगा तो 1 लाख वोट से वो जीतेंगे, और ये परिस्थितियाँ लगभग उसी के आसपास थी। तो यहाँ भी मामला हुआ है, कुशवाहा समाज ने कहा कि वही कुशवाहा, ये भी कुशवाहा, काहे नहीं इसी कुशवाहा को दे दें। जहानाबाद वही खेला हुआ। भारतीय जनता पार्टी को हम काहे नहीं सबक सिखा दें कि काहे उतारा है। और ये गुस्सा जो था ना कुशवाहा समाज का, ये भारतीय जनता पार्टी को डैमेज करता गया। जहानाबाद में भी आपने देखा वही बात हुई। पाटलिपुत्रा में आपको बताते हैं कि लौकुश समाज के कई उम्मीदवार, माफ़ कीजिएगा, हाँ, कई उम्मीदवार जो हमसे संपर्क भी किए थे कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, और हम इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं कि हमको रामकृपाल यादव को हराना है, आप उसको भी देख नहीं पाए। तो ऐसी स्थिति में ये बदली हुई जो परिस्थिति है, उसमें 9 सीट में से 5 सीट बीजेपी हार जाती है, और ये 5 सीट लगभग उसी 1 सीट को छोड़ दिया था, 4 सीट आपकी 7वें चरण की है, एक पहले चरण की है, जिस पर कॉन्फिडेंस था आपको कि हम चित्तौड़गढ़ कैसे हार सकते हैं। और वहाँ राजपूतों ने आपके साथ क्या किया आपको पता है? राजपूत कुशवाहा दोनों, बिल्कुल कुशवाहा के वोट से ही आप हार रहे हैं। राजपूत तो वहाँ जो भी होगा वोट दिए ही होंगे, लेकिन वो भी मैनेज करने में आप नहीं सक्षम हुए। कई राजपूत तो समाज के लोगों ने तो विद्रोह करके और अब वोट देना ही उचित नहीं समझा। इसके साथ साथ 4 सीट पर जेडीयू हारी है, जो 3 सीट आपको बताया हम, चौथी जहानाबाद माने 7वें चरण में 3 सीटें तो पहले ही वो हार गए थे। कटिहार दूसरे चरण में ही, लेकिन 7वें चरण में 1 सीट गेहूं के साथ घुन नहीं पिसाता है, वो बेचारे वो भी पिसा गए जहानाबाद में जरा मेहनत नहीं किया गया था। एक से एक दिग्गज मैदान में उतरे थे, हम लोगों ने तो बहुत करीब से देखा क्योंकि लड़ाई यहाँ बहुत कड़ी थी। इसके अलावे 1 सीट जो उपेंद्र कुशवाहा हार गए। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक हुई, और ये नहीं कह सकती है भारतीय जनता पार्टी और जदयू या एनडीए के कोई भी घटक दल कि हमने लड़ाई तो लड़ी लेकिन यादव और मुसलमान ने मिलकर के हमको हरा दिया। आप ये नहीं कह सकते हैं। आप अपने दुश्मन से नहीं हारे हैं, आप अपने दोस्तों के घात से हारे हैं, और ये 2025 के लिए भी आपके पास एक बड़ा सबक है। अगर यहाँ से आप ट्रेंड नहीं समझ पाए तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको बहुत परेशानी होगी। हम बाबा से चर्चा कर रहे थे खेल समझिए में, जो आखिरकार एनडीए जो 9 सीट हारी पिछले बार के मुकाबले, उसके पीछे किसका था, कौन से वोटर इनसे नाराज़ थे। अब ये बीजेपी को और एनडीए को इस पर रिसर्च करना होगा, जो आखिर, क्योंकि ये सारे सीट ऐसे जगहों पे हैं जहाँ पे न यादव और न मुस्लिम डिसाइड करते हैं जो कैसा हो उनका कैंडिडेट या कैसा हो उसका सांसद। यहाँ डिसाइड करते हैं राजपूत, भूमिहार, कुशवाहा। तो इसका मतलब बीजेपी को रिसर्च करने की ज़रूरत है। रिसर्च तो हम लोग कर चुके हैं, जो आखिर कुशवाहा वोटर और या राजपूत और भूमिहार की नाराज़गी इन 9 सीटों के लिए जग जाहिर है। अब आप लोग अपना रिसर्च कीजिए, बीजेपी एनडीए की टीम, और फिर निष्कर्ष पे आइए जो आखिर 2025 में इससे कैसे निपटिएगा। आप देख रहे थे भारत लाइव। कैसा लगा ये कार्यक्रम, आप अपने कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट जरूर दें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली।
ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।